साथियों, सास बहू के मध्य झगड़े होना ये कोई आज की बात नहीं है। यह हमेशा से ही रहता आया है और कभी कभी तो यह भी सोचने में आता है कि जिस रोज से यह रिश्ता पैदा हुआ है, यह झगड़ा उसी दिन से शुरू हो गया होगा। रिश्ता ही ऐसा है। मेरा मतलब है, जिस समय से विवाह की परिपाटी शुरू हुई होगी, व्यवस्थित अरेंज मैरिज की, तभी से यह समस्या चली आ रही होगी। सास बहू के संबंध भी बड़े अटपटे चटपटे हैं। तभी तो एकता कपूर ने सास भी कभी बहू थी जैसा सीरियल बनाकर खूब नाम यश धन कमाया। और मुझे तो लगता है कि ज्योतिष की सबसे बड़ी जानकार एकता कपूर ही होगी, जो उसकी दृष्टि इस बात पर गई और उसने एक ऐसा ऐतिहासिक सीरियल बना डाला, एक जरा सी बात को, कि इतना नाम उसने कमा लिया। खैर, यह एक अलग बात हुई। लेकिन एक बात है, जहाँ भी सास और बहू होंगी वहाँ खटपट तो अवश्य रहेगी। अब मनोवैज्ञानिक इसके पीछे जो कारण बताते हैं, वो कहते हैं कि माता अपने पुत्र को अपनी जायदाद समझती है, क्योंकि वो उसके शरीर का एक अंग है। और एक हद तक यह बात सही भी है। माता बहुत आसानी से इस बात को पचा नहीं सकती कि वो पुत्र को अपने से अलग कर दे। वो पुत्र पर अपना अधिकार छोड़ नहीं पाती है। पर जैसे ही बहू आ गई, यानी पुत्र की शादी हो गई, तो फिर पुत्र की पत्नी वह उस लड़के पर अपना एकाधिकार समझने लगती है और समस्या यहीं पर खड़ी हो जाती है। वैसे एक हद तक मनोवैज्ञानिकों की बात भी सही है कि ऐसा आदमी कौन होगा जो आसानी से अपना एकाधिकार छोड़ दे। यह तो बहुत मुश्किल काम है और स्वाभाविक ही है कि कोई भी समझदार इंसान ऐसा काम तो करेगा नहीं। और सास से बढ़कर ज्यादा समझदार कौन हो सकता है, क्योंकि उसके पास तो इतने सालों का अनुभव है। और बहू आज घर में आई है तो बहू की सास के सामने बिसात ही क्या है, क्योंकि वो तो इतने सालों से इस घर में आकर बहू बनकर आई थी, आज सास बनी है, तो वह बहू को पचा नहीं पाती है। अंदरूनी तौर पर मनोवैज्ञानिकों की यही बात सच लगती है। पर अब जैसे जैसे समय बदल चुका है, इन बातों में भी बदलाव आता जा रहा है। पहले बचपन में ही शादियां हो जाया करती थी, घूंघट का भी चलन था। और पहले तो इतनी बंदिशें कह लीजिए या शर्म कह लीजिए कि पति पत्नी किसी दूसरे के सामने आपस में बात भी नहीं करते थे, तो वहां पे सासगिरी आराम से चल जाती थी। फिर उस समय तो बहू के पास बस इसी बात का इंतजार होता था कि मैं भी कभी सास बनूंगी, तब हिसाब बराबर करूंगी। लेकिन वो समय मजबूरी का था, आज वह समय नहीं है। और इस समस्या पर आए दिन कोई ना कोई कुंडली लेकर अवश्य आता ही है। हमारा मानना है कि कोई समस्या है तो उस समस्या के पीछे कोई ना कोई कारण भी अवश्य होगा, और यदि कारण है तो फिर उसका कुछ ना कुछ निदान भी अवश्य होगा। आइए अब इस सास बहू के झगड़े पर ज्योतिषीय एंगल से विचार करते हैं कि वो कौन से योग बनते हैं कि यह झगड़ा होता ही है। अब थोड़ी देर के लिए आप अपना लग्न भूल जाइए और सिर्फ काल पुरुष की कुंडली पर, यानी कि मेष लगन की कुंडली को ध्यान में रखें। अब हम मेष लगन की कुंडली को ध्यान में रखते हुए ही इस पर विचार करेंगे। ज्योतिष में चंद्रमा को माता माना गया है। यहाँ माता की जगह आप सास समझिए कि चंद्रमा सास है, और चंद्रमा कर्क राशि का स्वामी होता है। कर्क राशि का वर्ण है ब्राह्मण और यह चतुर्थ भाव का स्वामी होता है। यानी यह चंद्रमा काल पुरुष की कुंडली में पूरी तरह से माता या वृद्ध स्त्रियां या कह लें पति की माता सास, यानी यह उनका कारक है और ब्राह्मण वर्ण है। अब आप शुक्र को देखिए, शुक्र त्रिग्रह है और इसका शूद्र वर्ण है। तुला राशि का स्वामी है, इसलिए शूद्र वर्ण है। इस शुक्र को आप बहू समझ लीजिए, क्योंकि स्त्री ग्रह है तो यह सप्तम भाव का स्वामी होता है काल पुरुष की कुंडली में, तो यह स्त्री हुआ, यानी पत्नी की रोल में आ गया यहाँ पर। और स्वाभाविक ही तुला राशि है तो शूद्र वर्ण की होगी। अब यहाँ आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि चंद्रमा यानी माता वह तो ब्राह्मण वर्ण की है और बहू यानी शुक्र वह शूद्र वर्ण की है। अब यह तो कोई बताने की बात नहीं है कि ब्राह्मण और शूद्र के बीच कैसे संबंध रहे हैं या कैसे संबंध होने चाहिए। यहाँ ब्राह्मण वर्ण होने के कारण चंद्रमा यानी सास अपने को श्रेष्ठ समझती है। इसीलिए ज्योतिष शास्त्रों में चंद्रमा और शुक्र को शत्रु बताया। इनकी मित्रता नहीं हो सकती। इसके पीछे मुख्य कारण यह है कि चंद्र और शुक्र इन दोनों के वर्ण इस तरह के हैं कि इनमें मित्रता होना असंभव है। हमने पूर्व के चैप्टर्स में आपको बार बार राशियों के वर्ण दिमाग में रखने के लिए कहा था। उसके पीछे कारण यही है कि आपको शत्रु मित्र ये सिर्फ राशि से पंचम राशि देखने से ही पता चल जाएंगे। अब यहाँ तक आपने यह तो जान लिया
कि चंद्रमा और शुक्र दोनों शत्रु हैं आपस में, इसलिए सास और बहू का झगड़ा होता ही है। यहाँ चंद्रमा सास है, शुक्र स्त्री है या जो बहू है, ये समझ लीजिए। अब इसका मतलब तो यह हो गया कि संसार की जितनी भी सास और बहुएं हैं वो आपस में लट्ठम लट्ठाई रहती होंगी। पर हमारे देखने में यह भी आया है और आप लोगों के अनुभव में भी होगा कि बहुत सी सास और बहुएं आपस में माँ बेटी की तरह रहती हैं, बहुत प्रेम है उनमें आपस में, कोई समस्या ही नहीं है। फिर यह क्या कारण है? आइए अब देखते हैं कि इसके ज्योतिषीय योग क्या हैं कि कुछ सास बहुएं तो बड़े आनंद पूर्वक रहती हैं और कुछ है जो कि लट्ठम लट्ठा रहती हैं। अब सबसे पहला योग आप देखिए, यदि कुंडली में चंद्र और शुक्र युति में बैठे हैं या किसी तरह का इनके बीच में संबंध है तो सास और बहू आपस में झगड़ेंगी ही, उनकी पटरी नहीं खाएगी। पहला योग ये, यानी चंद्र और शुक्र की युति या उनका कोई संबंध पुरुष की कुंडली में हो तो उसकी पत्नी और उसकी माता यानी उन सास बहू के बीच में पटरी नहीं बैठती है। इसके साथ ही आप अन्य लग्नों में चतुर्थेश और सप्तमेश की युति या संबंध देख सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली हमारे देखने में कोई भी लग्न रहा हो, यदि चंद्र और शुक्र की युति है तो यह बहुत प्रबलता से समस्या देखने में आई है। यह हम आपको अपना अनुभव बता रहे हैं। यानी व्यवहारिक रूप में चंद्र और शुक्र की युति किसी भी लग्न में हो, यह सास बहू का झगड़ा होगा ही, यह तय कर देती है। अब दूसरा योग देखिए जो कि स्त्री जातक की कुंडली में आपको देखना है। यदि स्त्री जातक की कुंडली में उसके नक्षत्र स्वामी की उच्च राशि चतुर्थ भाव में हो, उसकी अपनी सास से पटरी नहीं बैठेगी जीवन भर, यदि नक्षत्र स्वामी की उच्च चतुर्थ भाव में हो तो। अब तीसरा योग भी आपको बता रहे हैं जो कि स्त्री कुंडली के लिए ही लागू होगा। स्त्री की कुंडली में जिस ग्रह की दशा चल रही है, यदि उस दशानाथ की उच्च राशि चतुर्थ भाव में है तो वह दशा रहने तक उस स्त्री जातिका की अपनी सास से पटरी नहीं बैठती है। अब यह हमने आपको कुछ योग बताए, यानी पुरुष कुंडली में चंद्र और शुक्र की युति हो तो उसकी पत्नी और उसकी माँ यानी उन सास बहुओं की पटरी नहीं बैठती है, उनमें झगड़ा होता ही है। स्त्री की कुंडली में नक्षत्र स्वामी की उच्च चौथे भाव में हो तो सारी उम्र उसकी सास से पटरी नहीं बैठती। यदि दशानाथ की उच्च राशि चतुर्थ भाव में हो तो उस दशा के रहते रहते अपनी सास से उस स्त्री जातक की पटरी नहीं खाती है। यह हमने आपको एक बार फिर से रिपीट कर दिया है, इसको नोट कर लीजिए। अब हमने आपको ये 3 योग यहाँ पर बता दिए हैं। अब लगे हाथ आपको इसकी रेमेडी भी बता देते हैं, क्योंकि यह समस्या बहुत आम है और कई लोग इससे वाकई में परेशान रहते हैं। और एक बात का ध्यान रखिए कि यह जो उपाय हम बता रहे हैं यह तभी करना है जब किसी कुंडली में ये योग मौजूद हो, वरना नहीं करवाएं। इसलिए इस पोस्ट में बताए गए योगों को एक बार ध्यान से नोट कर लें और उसके बाद में जो अब हम आपको बताने जा रहे हैं वो उपाय आप बेहिचक करवा सकते हैं, निश्चित ही फायदा मिलेगा। तो आपको क्या करना है, एक मिट्टी का पात्र लीजिए, गोलाकार मटकी टाइप का, और उसमें कच्चा दूध भर लीजिए। ध्यान रहे गर्म करके ठंडा किया हुआ नहीं, जो थैली दूध की आती है उसी से डायरेक्ट उसको भर लेना है। और उस मटकी में जो मक्खन निकलता है घर में ताजा, उसका एक पेड़ा सा बना के डाल दीजिए। मटकी में दूध भरा, उसमें उस मक्खन का एक पेड़ा डाल दिया। अब इस मटकी को 4 सोमवार सुबह के वक्त मंदिर में रख कर आना है। जैसे सोमवार को मंदिर में रख के आए सुबह, फिर शुक्रवार आया, उसको इसी तरह से भरकर शाम के समय मंदिर में रख के आना है। तो जो सोमवार का काम है वो तो 4 सोमवार करके छोड़ दीजिए, और जो शुक्रवार शाम को रखना है वह लगातार 7 शुक्रवार कर लीजिए। बस इतने से उपाय से आप इस समस्या से निजात पा जाएंगे। ध्यान रखिए 4 सोमवार करने हैं, सोमवार को सुबह के वक्त करेंगे, और लगातार 7 शुक्रवार करने हैं, वो शाम के समय करना है। सिंपल सा उपाय है, आपको बहुत बड़ी रेमेडी मिल जाएगी। यानी सास बहू की किचकिच खत्म होकर घर में अमन शांति आ जाएगी। तो आज के चैप्टर को यहीं विराम देते हैं, अगली बार मिलते हैं फिर किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय जय सिया राम।